हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जीनियस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में। अपना ये जो चैप्टर चल रहा था व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, तो पहला चैप्टर था। इस पहले चैप्टर का अपन पांचवा पार्ट पढ़ेंगे, यानी क्लास 5 पढ़ेंगे आज। उम्मीद करते हैं कि कोशिश करते हैं कि ये वाला चैप्टर आज फिनिश हो जाए, पूरा खत्म हो जाए। तो इसके अंदर एक छोटी सी चीज और रह गई थी, आग। आग क्या होती है, तो इस आग के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का दहन या जलना आग कहलाता है। क्या? कोई भी ज्वलनशील पदार्थ हो, उसका जलना आग कहलाता है। ज्वलनशील मतलब जिसमें जल जाए, तो किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का जलना आग कहलाता है। और आग जलाने के लिए, किसी पदार्थ के दहन के लिए तीन चीजें पर्याप्त मात्रा में आवश्यक होना जरूरी है। तीन चीजें कौन कौन सी? कोई भी चीज का दहन कर रहा है, कोई भी चीज ज्वलनशील पदार्थ है या कोई पदार्थ का दहन में तीन चीजें शामिल होती हैं, तब उसमें आग लगती है। एक तो पर्याप्त मात्रा में उसको ऑक्सीजन मिल जाए, और पर्याप्त मात्रा में ईंधन मिल जाए, और पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा मिल जाए, तो वहां पर क्या हो जाता है कि आग लगना कंफर्म है कि आग लग जाएगी। और यदि उन इन तीनों चीजों में से, जैसे ये ऑक्सीजन है, क्या ऑक्सीजन और ईंधन, ईंधन और ऊष्मा, ऊष्मा, जहां ये तीनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं कोई ज्वलनशील पदार्थ में, ये तीनों चीजें दहन, किसी भी पदार्थ के दहन में ये तीन चीजें शामिल हो जाए, तो आग लगना कम कन्फर्म है, आग लग जाएगी। और यदि इन तीनों चीजों में से अपन कोई एक चीज की कमी कर दो, तो वहां आग बुझ जाती है। या तो आप ईंधन हटा देंगे वहां से, तो आग बुझ जाएगी। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि आग जलेगी तो इन तीन कारणों से जलेगी: ऑक्सीजन, ईंधन, ऊष्मा या ईंधन। इन तीन कारक हैं आग लगने के, आग के जलने के तीन कारक, और तीन में से कोई। और तुमने एक देखा होगा कि कहीं सिलेंडर वगैरह में आग लग जाती है, तो वहां पे बोरी डाल देते हैं, कपड़ा डाल देते हैं, तो वहां कपड़ा डाल के, बोरी डाल के क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन की कमी कर देते हैं। ऑक्सीजन की कमी कर देंगे तो वो आग बुझ जाएगी, क्योंकि आग जलने के लिए तीन चीजें पर्याप्त मात्रा, तीन चीजों का होना जरूरी है: ऑक्सीजन, ईंधन, ऊष्मा। कोई एक चीज हटा दो, आग बुझ जाएगी। तो क्या है, आग क्या होती है, इसकी परिभाषा लिख लो आग की, कि किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का दहन, किसी भी ज्वलनशील किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का दहन आग कहलाता है। और पदार्थ के दहन के, दहन मतलब जलना, पदार्थ के दहन में मतलब पदार्थ के दहन में या जलने में, जलने में तीन प्रमुख कारक होते हैं। तीन प्रमुख कारक होते हैं। पहला होता है ऑक्सीजन, दूसरा होता है ईंधन, तीसरा होता है, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा ऊष्मा। अब एग्जाम में आपसे ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से आग के दहन का कारक है। ऑप्शन ए में दे देगा ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में दे देगा ईंधन, ऑप्शन सी में दे देगा ऊष्मा, और ऑप्शन डी में दे देगा उपरोक्त सभी। तो आपको डी वाला ऑप्शन देना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तीनों कारण से जल जाती है, और तीन में से कोई एक चीज की कमी कर दो तो आग बुझ जाएगी। या पर यदि यहाँ से ईंधन हटा दो, चाहे ऊष्मा हटा दो, चाहे ऑक्सीजन हटा दो,
तो सिलेंडर वगैरह तुमने देखा होगा, कहीं आग लग जाती है या कहीं पेट्रोल वगैरह आग लगे तो रेत की बाल्टी डाल देते हो, मतलब वहां पर ऑक्सीजन की कमी कर देते हो। उस जगह पर ऑक्सीजन की कमी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगी। तो इसको उतार लेना है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं जो लास्ट टॉपिक है इसका, प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार सुरक्षा अभ्यास, वो चीज अपन इसमें पढ़ेंगे। तो प्राथमिक उपचार एवं सुरक्षा अभ्यास क्या होता है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। प्राथमिक उपचार एवं सुरक्षा अभ्यास के बारे में समझते हैं। तो प्राथमिक उपचार क्या होता है कि किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका लग गया कार्यशाला में, या गिर गया या झटका लग गया, तो उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे या फिर उसको डॉक्टर को बुलाएंगे। जब तक उसको दर्द हो रहा है तब तक उसका करें क्या, दर्द हो रहा है तो उसका करें क्या। तो विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने से पहले और डॉक्टर के आने से पहले दिया गया उपचार क्या कहलाता है, प्राथमिक उपचार कहलाता है। मतलब जो अपन वहां पर हल्की दवाएं जो रहती हैं उसकी किट में, टूल किट वगैरह में पड़ी रहती हैं, जैसे टिंचर आयोडीन है, बर्नॉल बर्नॉल है, और पट्टी वगैरह होती है, बैंडेड वगैरह होती है, सेफ्टी पिन होती है, और दर्दनाशक औषधियाँ होती हैं, दर्दनाशक जो दवाइयाँ होती हैं वो चीज़ है। ग्लास कैंची वगैरह होती है, टिंचर वगैरह होती है, मर्क्यूरी, डिटॉल वगैरह होता है। जैसे कि कहीं जल गया तो उसको डिटॉल से उसको साफ कर दो, जब तक डॉक्टर आ रहा है उसको दर्दनाशक औषधियाँ दे दो, टैबलेट वगैरह दे दो, दर्दनाशक दवाइयाँ, मर्क्यूरी क्रोम दे दो। तो ये क्या है, ये प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आ जाती हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि प्राथमिक उपचार के कारक कौन सा है। तो सुरक्षा अभ्यास में थोड़ा सा देख लेते हैं कि दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने से पहले एवं डॉक्टर के आने से पहले दिया गया उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने से पहले एवं डॉक्टर के आने से पहले, दुर्घटना से पीड़ित बोल दो या विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति को, तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले एवं डॉक्टर के आने से पहले दिया गया उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। अब आपसे ये पूछेगा कि प्राथमिक उपचार में कौन कौन सी सामग्रियां आती हैं, तो यहाँ पर वो ये चीज जरूर अपन आप लिख लीजिए। प्राथमिक उपचार में निम्न सामग्री आती है। प्राथमिक उपचार में कौन कौन सी सामग्रियां हैं जो प्राथमिक उपचार में आती हैं। ऑप्शन में आपको देगा पेपर में, कोई चार दे देगा और कहेगा इसमें से प्राथमिक उपचार कौन सा है। तो प्राथमिक उपचार में आने वाली सामग्रियों के नाम लिख लो। एक होता है टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन, और दूसरा लिख लो मर्क्यूरी क्रोम, मर्क्यूरी क्रोम। तीसरा लिख लो बर्नॉल, चौथा डिटॉल,
डेटॉल, डेटॉल, डेटॉल हो गया। दर्दनाशक औषधियाँ, दर्दनाशक औषधियाँ, दर्दनाशक औषधियाँ, दर्दनाशक औषधियाँ, पट्टियाँ, जो पट्टी वगैरह लगाते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं पट्टी कर देते हैं, पट्टियाँ, पट्टियाँ हो गया। तो ये प्राथमिक उपचार के अंतर्गत ये सामग्री आती है। स्ट्रेचर, और लिख सकते हो आप स्ट्रेचर, स्ट्रेचर, लकड़ी की छोटी पट्टियाँ, लकड़ी की छोटी पट्टियाँ। क्या है कि जब तक अपन दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति है तो उसको अपन क्या कर दिया, टिक्चर आयोडीन जो है दे दी, मर्क्यूरी क्रोम वगैरह लगा दिए, दर्द हो रहा है तो बर्नॉल लगा दिया, डेटॉल से उसको साफ कर दिया, पट्टी वट्टी वगैरह जो कर दी। क्योंकि जब तक डॉक्टर आ रहा है, हॉस्पिटल ले जा रहा है, जब तक तो वो दर्द के मारा चिल्ला रहा है, तो उसको दर्द टेबलेट वगैरह दे दो। तो ये क्या है कि प्राथमिक उपचार में आएगा। अब वो ऑप्शन में आपसे ये पूछिएगा कि इनमें से कोई आपको तीन ऑप्शन में दे देगा, कहेगा निम्नलिखित में से प्राथमिक उपचार सामग्री कौन सी है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि प्राथमिक उपचार सामग्री कौन सी है। या लकड़ी की पट्टी, या चोट नहीं लगा तो मैं क्या कहते हैं, वो लकड़ी की पट्टियां वगैरह बांध देते हैं, तो ये भी तो प्राथमिक उपचार में आता है ना। दर्दनाशक औषधि टेबलेट वगैरह दे देते हैं, डेटॉल, डेटॉल से उसको साफ कर देते हैं, बर्नॉल वगैरह है, क्रीम वगैरह उस पर मर्क्यूरी वो चीज है उसको लगा देते हैं। तो ये प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आ जाती है। अब आते हैं इसके अंतर्गत कृत्रिम श्वास प्रक्रिया, कृत्रिम श्वास प्रक्रिया। अब कृत्रिम श्वास प्रक्रिया क्या होती है। इस विधि में जैसे कि पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो क्या है, कुछ विधियां हैं, उन विधियों के द्वारा पीड़ित व्यक्ति को सांस दी जाती है, उस उन विधि द्वारा पीड़ित व्यक्ति को सांस दी जाती है। तो इस क्रिया में लिख लो, इसमें इस प्रक्रिया में पीड़ित को श्वास न आने पर निम्न विधि द्वारा पीड़ित को श्वास दी जाती है, श्वास दी जाती है। क्या है, कृत्रिम श्वास प्रक्रिया। तो इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, पीड़ित को अगर श्वास आने में, श्वास ना, श्वास जो श्वास लेते हैं, श्वास ना आने पर, उसको श्वास नहीं आ रही है, श्वास लेने में कठिनाई हो रही है, तो कुछ विधियां हैं, उन विधियों के द्वारा उस पीड़ित व्यक्ति को क्या करते हैं, श्वास दी जाती है। तो वो विधियों के नाम, तो उन विधियों के नाम आपको बता देता हूं। एक होती है, चार प्रकार की वो विधियां निम्न है, श्वास दी जाती हैं। तो यहां पर लिख लो, पहली विधि है सिल्वेस्टर विधि। कौन सी, सिल्वेस्टर विधि। दूसरी है शेपर विधि, मुंह से मुंह हवा भरना और कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा। पहली लिख लो सिल्वेस्टर
सिल्वेस्टर विधि। एक तो ये सिल्वेस्टर विधि है, दूसरी है इसके अंतर्गत शेफर विधि। शेफर विधि आ जाती है। तीसरी है मुंह से मुंह में, मुंह से मुंह में हवा भरना, हवा भरना। और चौथी विधि है कृत्रिम श्वास यंत्र विधि। कृत्रिम श्वास यंत्र विधि। तो ये 4 विधियां हैं। सिल्वेस्टर विधि, दूसरी है शेफर विधि, तीसरी है मुंह से मुंह में हवा भरना, कृत्रिम श्वास यंत्र विधि। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि पीड़ित व्यक्ति को श्वास देने के लिए निम्नलिखित में से कितनी विधियां प्रयोग की जाती हैं, तो आपको 4 विधियां ध्यान रखना है। और अगर वो पूछ रहे कि पीड़ित को श्वास देने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, तो आपको ऑप्शन में 3 देगा, सिल्वेस्टर विधि, शेफर विधि या मुंह से मुंह में हवा भरना। और डी में दे देगा उपरोक्त सभी, तो सभी लगाना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे की कोई 3 दे देगा, मतलब कोई 3 देगा और एक में दे देगा उपरोक्त सभी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, सिल्वेस्टर विधि, शेफर विधि और मुंह से मुंह में हवा भरना, कृत्रिम श्वास यंत्र विधि। अब अगर थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन पेपर आता है तो उसके अंदर ये आता है कि सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित व्यक्ति को कैसे श्वास दी जाती है। तो सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित व्यक्ति को मतलब क्या क्या करते हैं, सिल्वेस्टर विधि में व्यक्ति को पीठ के बल लेटाते हैं। मतलब सिल्वेस्टर विधि में उपयोग जब करते हैं जब व्यक्ति की आगे का जो सीना है वो जला हुआ हो, छाले पड़े हो, तो उसको पीठ के बल लेटाते हैं। तो ये ध्यान रखना। और शेफर विधि में क्या करते हैं, यदि उसके शेफर विधि में क्या करते हैं, पेट के बल लेटाया, अगर उसकी पीठ की साइड में, जैसे पीठ है, पीठ की साइड में अगर वो जला हुआ हो, छाले पड़े हो पीठ में, तो उसको औंधा लेटाएंगे, मतलब पेट के बल उसको लेटाएंगे। मुंह से मुंह में हवा भरना, यानी कि उसको सांस लेने में कठिनाई यार जाना आ रही, दिक्कत आ रही है, तो उसके मुंह से गुटखा पुड़िया वगैरह जो है उसको हटा के साफ करके उसके मुंह में मुंह से मुंह लगा के हवा भरते हैं। कृत्रिम श्वास यंत्र में क्या करते हैं, उसमें मशीन यंत्र के द्वारा उसको ऑक्सीजन दी जाती है। तो शेफर विधि में थोड़ा सा लिख लो, यह विधि तब, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है इस विधि का प्रयोग जब किया जाता है, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब पीड़ित के सीने की ओर, जब पीड़ित व्यक्ति के सीने की ओर छाले, सीने की ओर छाले पड़े हों, इस विधि में पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल लेटाया जाता है, पीठ के बल लेटाया जाता है। ध्यान रखना, सिल्वेस्टर विधि का उपयोग कब करेंगे, सिल्वेस्टर विधि का उपयोग जब करेंगे जब व्यक्ति के, पीड़ित व्यक्ति के मतलब सीने में, पीड़ित व्यक्ति के सीने की ओर छाले पड़े हों, इधर की साइड छाले पड़े हैं, तो व्यक्ति को काय के बल लेटाएंगे, ध्यान रखना, पीठ के बल लेटाएंगे।
तो ध्यान रखना, अगर पूछेगा पेपर में कि सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित व्यक्ति को कैसे लेटाया जाता है, पीठ के बल लेटाया जाता है या पेट के बल लेटाया जाता है, तो वो चीज आपको पता होना चाहिए। अब इस विधि इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब पीड़ित व्यक्ति के पीठ में छाले पड़े हों। इस विधि में पीड़ित को पेट के बल लेटाते हैं, पेट के बल लेटाते हैं। तो दोनों में देखना एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी कि अगर उसकी पीठ में छाले पड़े हों, पीछे के हिस्से में छाले पड़े हों, तो व्यक्ति को कैसे लेटाते हैं, पेट के बल लेटाते हैं। तो ये कौन सी हुई, शेफर विधि। सिल्वेस्टर विधि में क्या करना है, यदि उसकी आगे की तरफ छाले पड़े हों और उसको पीठ के बल लेटा रहे हैं, तो वो कौन सी हुई, सिल्वेस्टर विधि। तो दोनों विधि का ध्यान रखना कि सिल्वेस्टर विधि का उपयोग कब करेंगे, सिल्वेस्टर विधि का उपयोग जब करेंगे जब पीड़ित व्यक्ति के पीठ की तरफ आगे की तरफ छाले पड़े हों। तो उसको क्या करेंगे, आगे की तरफ मतलब जल गया हो तो उसको पीठ के बल लेटाएंगे। और शेपर विधि में उसको पीठ में छाले पड़े हों तो उसको ऐसे पेट के बल लेटाएंगे। तो पेपर में आपसे पूछेगा कि किस विधि में पीड़ित व्यक्ति को पेट के बल लेटाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा शेपर विधि। फिर पूछेगा कि किस विधि में पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल लेटाया जाता है, तो सिल्वेस्टर विधि। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कौन सी विधि में व्यक्ति को कैसे लेटा रहे हैं, वो कब लेटा रहे हैं, जब उसकी पीठ में छाले वगैरह पड़े हो। मुंह में हवा भरना, तो इस विधि में पीड़ित व्यक्ति को मुंह में सीधे हवा भरकर ऑक्सीजन दी जाती है। अगर पूछ ले किस विधि में, निम्नलिखित में से किस विधि में व्यक्ति को सीधे मुंह में हवा भरकर ऑक्सीजन दी जाती है, ऑप्शन में आपको मिलेगा सिल्वेस्टर विधि, शेपर विधि, मुंह से मुंह में हवा भरना विधि, कृत्रिम श्वास यंत्र। तो मुंह से मुंह में हवा भरना विधि कहते हैं। अब इस विधि का दूसरा नाम भी है, इस विधि को लावड़ विधि के नाम से भी जाना जाता है। लिख लो, इस विधि को लावड़ विधि के नाम से भी जाना जाता है। लावड़ विधि के नाम से भी जाना जाता है। पूछेगा कि निम्नलिखित में किस विधि में पीड़ित व्यक्ति को डायरेक्ट मुंह में हवा भर के ऑक्सीजन दी जाती है, ऑप्शन में देगा सिल्वेस्टर विधि, शेपर विधि, कृत्रिम श्वास यंत्र, और यहां से दे देगा लावड़ विधि। तो लावड़ विधि आप समझ जाना कि मुंह से हवा भरना। अब आती है कृत्रिम श्वास यंत्र विधि। तो कृत्रिम श्वास यंत्र विधि में क्या करते हैं, यंत्र द्वारा पीड़ित व्यक्ति को सांस दी जाती है। तो कृत्रिम
श्वास यंत्र द्वारा पीड़ित को श्वास दी जाती है। ये हो गया। तो तीनों विधि में देखो एक चीज आपको अच्छे से समझ लेना कि कृत्रिम श्वास यंत्र की कितनी विधियां हैं, 4 विधियां हैं। कौन कौन सी है? इस में पीड़ित व्यक्ति को श्वास न आने पर निम्न में 4 विधियां निम्न विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है। पहली है कौन सी? सिल्वेस्टर विधि। तो सिल्वेस्टर विधि, यह विधि कब प्रयोग की जाती है? प्रयोग तब की जाती है जब पीड़ित के सीने, अरे मार्क नहीं चला, तो पीड़ित के विधि प्रयोग जब की जाती है जब पीड़ित व्यक्ति के सीने की ओर छाले पड़े हों। इस विधि में मतलब आगे की तरफ छाले पड़े हों। और इस विधि में पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल लेटाते हैं। पीठ के बल लेटाते हैं। तो पूछ रहा किस विधि में व्यक्ति को पीठ के बल लेटाया जाता है? तो सिल्वेस्टर विधि में व्यक्ति को पीठ के बल लेटाया जाता है और छाले कहाँ आते हैं? आगे सीने की तरफ। फिर आता है शेपर विधि। तो इस विधि में प्रयोग तब किया जाता है जब पीड़ित व्यक्ति के पीठ में छाले आए हो, मतलब पीछे की हिस्से में छाले आए हो। तो इस विधि में पीड़ित व्यक्ति को पेट के बल लेटाएंगे, मतलब औंधा लेटाएंगे उसको। अब आता है मुंह से मुंह में हवा भरना। तो इस विधि में पीड़ित व्यक्ति को मुंह में सीधे हवा भरकर ऑक्सीजन दी जाती है, सांस दी जाती है। इस विधि को लावोड विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ लेगा आपसे कि किस विधि को लावोड विधि के नाम से भी जाना जाता है? मुंह से मुंह में हवा भरना शेपर विधि, सिल्वेस्टर विधि, तो लावोड विधि। कृत्रिम श्वास यंत्र में क्या होता है कि पीड़ित को श्वास यंत्र के द्वारा श्वास दी जाती है। तो ये अपना पहला जो चैप्टर था व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य अपना खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो के अपने जो पार्ट है क्रम बाय क्रम देखना। पहले इसका पार्ट 1 देखना, और उसको अच्छे से समझना, कॉपी में नोट करना। फिर इसका पार्ट 2 देखना, फिर पार्ट इसका 3 देखना, फिर पार्ट 2 देखना, फिर पार्ट 3 देखना, फिर पार्ट 4 देखना। इसके बाद पार्ट 5 देखना। पार्ट 5 आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना। इससे बहुत आपको एग्जाम में आगे टेक्निकल एग्जाम में आपको बहुत मदद मिलेगी इससे। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। और अपने जो साथी मित्र हैं जो आईटीआई कर रहे हैं उनको भी वीडियो को शेयर कर दिया करो, क्योंकि वो भी इस चीज़ से परिचित हो जाए कि मतलब कि आईटीआई की थोड़ा ऑनलाइन टाइप से क्लास मिल रही है, तो वो भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे ऐसे धीरे धीरे करके। तो ये आपका रिवीजन में हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो और अपने साथियों को, मित्रों को जो है उनको फॉरवर्ड कर दिया करो वीडियो को। और अब इस चैप्टर का जो है खत्म हो गया। 1 या 2 दिन बाद इसका मैं ऑनलाइन आपको टेस्ट भेजूंगा, तो आप टेस्ट पेपर लगाना है इसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।